हाँ तो नमस्ते जी। हिंदी का दुनिया में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। बताइए आप लोग कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं फटाफट बताइए। सब बहुत एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया से आप लोग पढ़ रहे हैं। देखिए आज आपका हो गया 15 फ़रवरी, यानी कि 15 फ़रवरी, आपका 15 फ़रवरी आज हो गया, ठीक है। और 17 फ़रवरी से आपका हिंदी का एग्जाम है। 17 फ़रवरी को आपको क्या है, हिंदी का एग्जाम। तो आज हम करने वाले हिंदी का सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का, सभी क्या करने वाले, हिंदी का हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। सर लघु उत्तरीय प्रश्न, तो लघु उत्तरीय प्रश्न हम कल आपको कराएंगे, कल, ठीक है। कल आपको हम लघु उत्तरीय कराएंगे। देखिए कल का जो हम क्लास रखेंगे, सुबह में आपका कितना, सुबह में हम 6 बजे क्लास रख देते हैं। सुबह में आपको 6 AM में आपको मिल जाएगा हिंदी का लघु उत्तरीय का, ठीक है। और दोपहर में अगर आप देखते, दोपहर में शाम को ही रख देते, फिर शाम को आपको 6 बजे, शाम को आप क्या करेंगे, शाम को 6 PM में, शाम को 6 PM में आपको सारे ऑब्जेक्टिव और आपका सारे ऑब्जेक्टिव का, जिसमें आपका बुक का प्रश्न भी रहेगा, आपका पूरा फुल बुक और क्या रहेगा, ग्रामर बुक और ग्रामर सभी का आपका उसमें प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो एकदम कल का ये सेशन था 16 फ़रवरी का। ये आज हम करने वाले हैं। देखिए आज का आप हिंदी का लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं, ठीक है। आपके हिंदी में कितना लघु उत्तरीय पूछता है फटाफट बताइए। तो हिंदी में आपका 2 पूछेगा, लघु उत्तरीय आपका 2 पूछेगा। जिसमें से आपको बनाना कितना है, 2 पूछेगा, जिससे आपको बनाना है एक ही प्रश्न बनाना है, ठीक है। कितने अंक का रहता है, तो आपका सर 5 अंक का रहता है, ठीक है। 5 अंक का, समझिए कितना प्रश्न हमको बनाना है लघु उत्तरीय में। तो सॉरी, दीर्घ उत्तरीय में हमें कितना प्रश्न बनाना है, दीर्घ में हमें सिर्फ एक प्रश्न बनाना है। हिंदी के दीर्घ में कितना, एकदम इस क्लास के बाद आपका हिंदी का दीर्घ दीर्घ का टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर भी बच्चा के कहीं दिक्कत होता है ना, वो कहाँ होता है, वो होता है दीर्घ में। दीर्घ में अगर खास करके हिंदी में अगर कहीं दिक्कत होता है, उसको निबंध और दीर्घ दीर्घ में ज़्यादा दिक्कत है। तो निबंध का हम वीडियो सब बना देंगे, निबंध का धांस ये सब कैसे लिखें, ये सब वीडियो देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। सभी को अच्छा से सब वीडियो को देख लीजिएगा। कॉपी लिखने का तरीका ये सब भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपका परसों से एग्ज़ाम चालू है, तो कॉपी लिखना सब आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट हम एक नंबर देखिए। एक नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है कि लेखक ने वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित किस दुखद पूर्ण घटना का हवाला दिया है और क्यों, ठीक है। देखिए आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि लेखक ने वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित किस दुखद पूर्ण घटना का हवाला दिया है और क्यों, ठीक है। तो पढ़िए उत्तर लिखेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग जब भारत का गवर्नर जनरल थे, तो उसे वाराणसी के पास 172, कितना, 172 चोरस चोरस ने दारिश नामक एक सोने का घड़ा मिला था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बताइए 172 दारिश नामक घड़ा किसे मिला था। तो वेरेन हेस्टिंग को ऑब्जेक्टिव में यह प्रश्न आपका पूछता है, ठीक है। तो सोने का घड़ा मिला था, कितना, 172 दारिश सोने का, सोने से भरा सोने के सिक्के से भरा क्या मिला था, घड़ा मिला था, ठीक है। वायरन हेस्टिंग ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल की सेवा में भेज दिया। मंडल हो गया, यहाँ थोड़ा देख लीजिए, हमको नहीं लग रहा है कि मंडल की सेवा में भेज दिया। कंपनी के निर्देश का, ठीक है। चलिए क्या था कि देखिए क्या था कि वारेन हेस्टिंग ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल ना होगा यहाँ पर, की सेवा में भेज दिया। कंपनी के निर्देश उन सोने के सिक्कों के मूल्य को ना समझ पाया और उन्होंने मुद्रा को गला दिया, ठीक है। जो ये अति था, क्या कहते हैं, वारेन हेस्टिंग ने अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक जो थे, मालिक के निर्देश, उसको क्या किया, जो सोने का सिक्का मिला था ना, वो भेज दिया था कहाँ, अमेरिका, अमेरिका, हाँ, वो भेज दिया था अपना मालिक के। तो वहाँ वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्देशक था, वो समझ ही नहीं पाया इसका महत्व क्या है, प्राचीन सोने का सिक्का, इसका महत्व। उसने क्या किया, सोने के सिक्का को गला के क्या बना दिया, सोने के सिक्का को कुछ गहना वना बना दिया, समझे, कहकर गला दिया। जब जब वारेन हेस्टिंग क्या है, जब तक वारेन हेस्टिंग इंग्लैंड, हम वहाँ बोल दिए थे अमेरिका, सॉरी इंग्लैंड भेजा था, इंग्लैंड लौटे तो मुद्रा नष्ट हो चुका था। जब भारत से वारेन हेस्टिंग जब इंग्लैंड लौटे, तो देखा कि पूछा, भाई मुद्रा हम जो भेजे थे वो आप क्या क्या कहाँ रखे। तो वो बोला कि इसको तो हम गला दिए, तब क्या हुआ था, मुद्रा नष्ट हो चुका था। वारेन हेस्टिंग को इस दुर्घटना से बहुत अफसोस हुआ कि अरे यार कितना बढ़िया चीज़ मिला था, ये हमारा क्या क्या गला के बर्बाद कर दिया, ठीक है।
कंपनी के निर्देशक उन सिक्कों के ऐतिहासिक महत्व को समझ ही नहीं पाया, क्या समझ ही नहीं पाया, और अन्यायश यह दुर्घटना घट गई। अरे कि मतलब वो अनजाने में क्या हुआ, अनजान हो गए, अनजाने में क्या हुआ, ये दुर्घटना। कंपनी का जो निर्देशक था वो समझ ही नहीं पाया कि इतना महत्वपूर्ण सोने का सिक्का है, उसको वो ने क्या क्या गला दिया, उसको क्या क्या गला दिया। ठीक है, क्या ये घटना जो घटी अनजाने में घटा या जानबूझ के गला है, ये तो अनजाने में घटा। ठीक है, वारेन हेस्टिंग उन सिक्कों के महत्व और ऐतिहासिक को समझते थे। कंपनी के निर्देशक की न समझी पर वारेन हेस्टिंग बहुत दुखी हुए। क्या हुआ, वारेन हेस्टिंग जो थे बहुत दुखी हो गए थे, बहुत दुखी, अंदर से बहुत उसको एकदम दुख होने लगा था। ठीक है, अंत में लेखक अपने हार्दिक उदागर प्रकट करते हुए कहते हैं कि भारत की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सौंदर्य संपदा को जानने के लिए अभी ना जाने कितने स्वदेशियों को आवश्यकता है। जो वारेन हेस्टिंग थे वो बोले कि अभी भारत की जो क्या है, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सौंदर्य एक संपदा है, वो बहुत सारे स्वदेशियों को क्या है, जानने की आवश्यकता है, क्या जानने की आवश्यकता है। ठीक है, तो बताइए, अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए कि बताइए कि वारेन हेस्टिंग के जो लेखक ने वारेन हेस्टिंग के संबंधित में किस दुर्घटना का हवाला के दुर्घटना का वर्णन किया, लिख दीजिएगा। आपसे उम्मीद है कि बढ़िया से लिखिए। बताइए, इसका जो आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा, इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा। व्हाट्सएप पर आपको इस नंबर पर मैसेज करना है, 8882301410। इस नंबर पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है कि हमको पीडीएफ चाहिए। आपको पीडीएफ क्या होगा, पीडीएफ बिल्कुल फ्री, पीडीएफ क्या होगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा, एक भी पैसा आपको नहीं लगेगा, एक भी पैसा नहीं लगेगा। ऑल सब्जेक्ट क्या होगा, आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट क्या होगा, पीडीएफ ऑल सब्जेक्ट का आपको क्या होगा, फ्री एकदम मिलेगा। ऑल सब्जेक्ट का जितना भी पीडीएफ है फ्री मिलेगा। बस आपको करना है, इस मैसेज नंबर पर मैसेज करना आपको, या कॉल करिए, मैसेज करिए, जो भी करना है इस नंबर पर आप कॉल करिए, मैसेज करिए, आपको एकदम बिल्कुल फ्री पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक है, तो एकदम ठीक है, समझ गए। बताइए, लिख पाइएगा या नहीं लिख पाइएगा। तो चलिए अगला 2 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका 2026 में आने का बहुत ज़्यादा चांस है, इसलिए अच्छा से तैयार कर लीजिएगा 2 नंबर प्रश्न। ठीक है, 2 नंबर तो क्या है कि मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है, ऐसा कहना क्या उचित है, लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। बताइए, जो मैक्स मुलर थे, मैक्स मुलर ने भारत का सिकंदर किसे कहा है, बताइए, क्या ये कहना उचित है। ठीक है, ठीक है, इसमें लेखक का क्या राय है, लेखक का क्या अभिप्राय है वो देखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऊपर ये उत्तर क्या है। तो देखिए, उत्तर है कि लेखक ने भारत को समझने जानने के लिए भारत आने वाले नवयुवक पर्यटकों एवं अधिकारियों को नया सिकंदर कहा गया है। ठीक है, तो नया सिकंदर किसे कहा गया है, जो भारत में नवयुवक है, जो पर्यटकों हैं, जो अधिकारियों हैं, जो घूमने आते हैं, भारत देखने आते हैं, उसको क्या कहा है, उसे सिकंदर कहा है। किसने, लेखक मैक्स मुलर ने, किसे कौन कहा है, मैक्स मुलर ने। ठीक है, देखिए, भारत लेखक ने भारत को समझने जानने के लिए भारत आने वाले नवयुवक पर्यटकों एवं अधिकारियों को नया सिकंदर कहा है। उसी प्रकार आज भी भारतीयता को निकट से जानने के नव पर्यटन को आज का सिकंदर कहा गया है। तो नव पर्यटन को क्या कहा गया, आज का सिकंदर कहना अति 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 क्या है, अतिशयोक्ति नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि भारतीयता को निकट से जानने के नव पर्यटन को क्या कहते हैं, आज का सिकंदर कहना अतिशयोक्ति नहीं है, यह उचित है। लेखक का मानना है कि भारत का जो आज का सिकंदर है ये उचित है मानना, क्या है ये, क्या है उचित है। कि क्या है, लेखक का मानना है कि संसार में भारत एक ऐसा देश है, संसार में पूरे दुनिया में पूरे विश्व में एक भारत ही ऐसा देश है जो सर्वाधिक संपन्न प्राकृतिक सौंदर्य से क्या है, पूर्ण है, क्या है, प्राकृतिक संपदा और सौंदर्य से क्या है, परिपूर्ण है। ठीक है, भूलत पर स्वर्ग क्या है कि भूलत पर स्वर्ग की छटा यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, जो भारत है, भारत पर क्या है, भारत मुझे मेरे ख्याल से, हाँ भारत हो, कि भारत पर स्वर्ग की क्या मिलता है, छटा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, प्लेटो तथा कांट जैसे दार्शनिक ने भी भारत के महत्व को हर्ष स्वीकार किया, यानी कि जो प्लेटो थे, क्या थे,
क्या था, प्लेटो था, कांट था, वो सब क्या कि बहुत सारे दार्शनिक हुए, महान महान दार्शनिक। वो भारत को क्या कहा, महत्व को हर्ष दिया। वो समझा कि भारत सही में महान है, भारत में वो चीज़ है जो कि पूरा दुनिया में नहीं। वो सच में ये चीज़ को अपने स्वीकार किया। ठीक है। यूनानी, रोमन तथा सेमेटिक जाति के सहयूदी की क्या है, सहयूदी की विचारधारा से ही क्या है, सहयूदी की विचारधारा से ही अभिभूत रहने वाले यूरोपियों के विद्वानों एवं संपूर्ण मानवता के विकास का ज्ञान भारतीय साहित्य में ही मिलता है। लेखक के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन गांवों में ही संभव है। अगर आप सच्चे भारत का दर्शन करना चाहते हैं तो आप कहाँ जाना होगा, दिल्ली, मुंबई, इस सब जैसे बड़े बड़े शहरों में आपको सच्चे भारत का क्या होगा, दर्शन नहीं होगा। अगर आप सच में सच्चे भारत का दर्शन करना चाहते हैं तो आपको कहाँ आना होगा, आपको गाँव आना होगा। अब जब गांव आएंगे, गांव के पगडंडियों, गांव की गलियों को देखेंगे, गांव को खेत खलिहानों को देखेंगे, तो आपको लगेगा सच्चा भारत क्या है, आपको लगेगा सच में भारत कुछ है। ठीक है। अगर आप बड़े बड़े कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में रहते हैं, शहर जाते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, भीड़ में आप खो जाइएगा। अगर आप गांव आते हैं तो गांव में एक सुकून मिलेगा आपको। ठीक है। एक सच्चा सुकून मिलेगा जो कि पूरे भारत को विश्व से पूरा एकदम नंबर 1 बनाता है। ठीक है। क्या है, अगर आप सच्चे क्या है, अगर आप क्या लेखक के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन गांव में ही संभव है। कलकत्ता, मुंबई जैसे शहरों में यहाँ प्राकृतिक संपदा और खनिज भंडार है। अब गांव में अब तो खनिज नहीं मिलेगा आपको, भंडार नहीं मिलेगा, ठीक है, प्राकृतिक संपदा नहीं मिलेगा, लेकिन गांव में आपको सुकून बहुत मिलेगा, गांव में आनंद बहुत मिलेगा। ठीक है। तो वे कहते हैं कि शहरों में प्राकृतिक संपदा, खनिज भंडार है, यहाँ पर कृषि की महत्व है। गांव में क्या आपको कृषि की महत्व है, कृषि की महत्व है। यह तपस्वियों की साधना भूमि है। अगर आप तपस्वी देखेंगे तो कितना कितना 99% तपस्वी, 99 की 100% भी कह दे तो कोई गलत नहीं। तो 99 तपस्वी कहाँ मिलेंगे आपको, गांव के क्षेत्र में, गांव जंगल जहार में, जंगल सब में। ठीक है। तपस्वियों की साधना क्या है, साधना भूमि है, जन्म भूमि है, कर्म भूमि रही है। ठीक है। जो गांव है, भारत है, गांव भारत क्या है, तपस्वियों की जन्म भूमि है, कर्म भूमि है, साधना भूमि है, सभी है। ठीक है। बताइए या क्या ये क्वेश्चन को लिख पाइएगा। अगर आपसे पूछ ले 2 नंबर क्वेश्चन कि बताइए कि मैक्स मूलर ने नया सिकंदर किसे कहा है, बताइए कि मैक्स मूलर ने नया सिकंदर किसे कहा, ऐसा कहना क्या सही है, लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए, बताए लिख पाइएगा। अरे सर 100% हम लिख के आएंगे। ठीक है। 100% लिख के आएंगे। हिंदी में हमारा जो 95% 95+ लाने का स्कोर है थे, सपना है, उसको इससे 1 अंक भी हम नीचे नहीं आएंगे। ठीक है। एकदम बढ़िया से सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। इसका PDF हम आपको दे देंगे। अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़े हैं तब तो आपको मिल ही गया, रात को ही हम PDF आपको अपलोड कर दिए थे। ठीक है। अगर नहीं जुड़े हैं तो दिए नंबर पर आप मैसेज करिएगा, आपको हम जोड़ देंगे। ठीक है। तो चलिए 3 नंबर है कि लेखक बोस प्रसाद क्या है, लेखक बोस प्रसाद हेस्टिंग से किस प्रसंग में कहते हैं कि बंदरिया मुख का आदर्श नहीं बन सकती, क्या है, बंदरिया मुख की आदर्श नहीं बन सकती, लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका 2026 में इसका आने का बहुत ज़्यादा चांस है। हो सकता है 17 फरवरी को ये प्रश्न आपको दीर्घोत्तरीय में देखने के लिए मिल जाए। ठीक है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर क्या है, उत्तर है लेखक बोस प्रसाद हेस्टिंग से डॉक्टर जनपद करने के प्रसंग में कहते हैं कि बंदरिया मुख का क्या है, आदर्श नहीं बन सकती। लेखक के कहने का अभिप्राय है कि मेरे बच्चे गोरे दिखाई देने, लेकिन बंदर का आचरण कभी नहीं बन सकता। यानी कि बच्चे आपका क्या होगा, क्या कि देखिए मेरे बच्चे गोरे दिखाई देंगे लेकिन बंदर का आचरण कभी नहीं बन सकता। यानी केवल प्राणी विचार तथा शारीरिक विशेषताएं मिलने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है। मनुष्य को प्रकृति के साथ अपने विवेक के अनुसार साधना का प्रयोग करना चाहिए, क्या साधना का प्रयोग करना चाहिए। यह सही है कि क्या है, यह सही है कि आज परिस्थिति बदल रही है, उपकरण नए हो रहे हैं, उत्पादन मात्रा भी बढ़ रही है, परंतु इस परिवर्तन का आकर्षण बना रहता है। लेकिन पुराने मोह से हमें भी नया रूप कैसे लेना होगा,
इसलिए हमें भी अपना चाहिए, लेकिन इसके साथ हमें यह ध्यान रखना है कि नई चीज़ से हम अपना महत्व ना खोए, यानी कि आप नए चीज़ को पाकर पुराने चीज़ को ना भूलें। ठीक है, ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखें। नहीं भाई नए नए खाली हम लेंगे, अब पुराने जो है छोड़ते जाएंगे। जैसे बहुत सारे क्या बच्चे करते हैं, मान लीजिए चैप्टर 1 को पढ़े, चैप्टर 1 खत्म, चैप्टर 2 पढ़े, चैप्टर 2 खत्म, तो हम चैप्टर 3 को पढ़ेंगे और चैप्टर 1 को क्या करेंगे, भूलते जाएंगे। वही यहाँ लेखक कह रहे हैं क्या कि हमें अपनी क्या है, यहाँ कहाँ गया है, क्या है? हाँ, लेकिन क्या है कि हमें यह ध्यान रखनी, हमें यह ध्यान रखने की नई चीज़ से हम अपना महत्व ना खो दें, क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ स्वयं होना और स्वाभिमान में रहना होता है। अतः हमें अपनी संस्कृति और जीवन को स्वीकार करनी चाहिए। जैसे भी हमारा संस्कृति है, जैसे हमारे जीवन है, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, उससे हमें भागना नहीं चाहिए। ठीक है, बताइए क्या इस प्रश्न को आप बना पाइएगा अगर 2026 के एग्ज़ाम में, अगर आपके एग्ज़ाम में 17 फरवरी को परसों अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताइए भैया, कि बताओ भाई क्या है, अगर पूछ लिया जाए तो क्या बना पाइएगा कि बताए कि लेखक बोस प्रसाद क्या है, कि लेखक बोस प्रसाद हेस्टिंग्स से किस प्रसंग में कहते हैं कि बंदरिया मुख का आदर्श नहीं बन सकती, लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करिए। बताइए ये हो जाएगा, फटाफट कमेंट में लिखिए यस या नो, यस या नो फटाफट कमेंट में लिखिए। अगर हो जाएगा तो आप लोग फटाफट दिल बना के भेजिए, फटाफट आप लोग क्या करिए, दिल बना के भेजिए। आज देखिए कितना मस्त दिल बना है आपको लोगों के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 4 नंबर आपका प्रश्न देखिए, 4 नंबर आपका प्रश्न बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर पर बहादुर शीर्षक कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहती है, इस दृष्टि से बहादुर कहानी पर विचार करें। यानी कि बहादुर जो शीर्षक कहानी है उसमें क्या है कि छोटा मुंह बड़ी बात कहती है, इस दृष्टि से बहादुर कहानी पर क्या करें, आप विचार करें। ठीक है, तो देखिए उत्तर पर आपका उत्तर है बहादुर श्याम कुमार द्वारा लिखी गई एक कहानी है। इनमें से बहादुर नामक एक गरीब लड़के के सरल स्वभाव, कर्मठता, लगन तथा स्वाभिमान का क्या स्वाभिमान का मार्मिक वर्णन क्या किया गया है। कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसमें बहादुर नौकर बनकर आता है, उसके भोजन के लिए रोटी और दाल का प्रबंध किया जाता है। बहादुर घर के सभी लोगों का विश्वास जीत लेता है। बहादुर बहुत ईमानदार और सच्चा था। बहादुर को एक दिन परिवार के छोटे बच्चे के द्वारा पैसा चोरी करने का क्या हुआ, पैसा चोरी करने का झूठा आरोप लगा दिया जाता है। परिवार वाले उस पर विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि बहादुर पर उन्होंने पूर्ण विश्वास था। फिर भी बहादुर घर छोड़ देता है। बाद में पता चला कि असली चोरी किसी और ने की थी। इस प्रकार कहानी का यह संदेश देती है कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, हमें इसका सॉरी बताइए, अगर आप पहले से पढ़े होंगे इसका आंसर आपको 100% सही नहीं लगा होगा, 100% सही नहीं लगा होगा। अगर आप पहले से पढ़ चुके होंगे तब आपको पता होगा इसका आंसर जो है 100% सही है, लेकिन 100% सही नहीं। ये 75% चीज़ें ही इसमें सही है, 25% गलतियाँ हैं। बोलिए आप सर गलती करके लाए। अरे बाबू हम अकेले आदमी क्या कर सकते हैं, अकेले आदमी क्या करेंगे, AI से हमको क्वेश्चन बनवाना पड़ता है। सोच लीजिए AI से, नहीं तो हम इससे टाइपिंग करे बैठे ना, आपके पास कि नहीं तो क्या है, नहीं तो अच्छा एक लैपटॉप भी नहीं है, बस अपना फ़ोन से जो होता है हम वो करते हैं आपके लिए। बताइए, फ़ोन से आपको PDF बना के देते हैं। हाँ, AI से हमको क्वेश्चन बनवाना पड़ता है, AI से, तभी जाकर आपका क्लास प्रॉपर हो पाता है, ठीक ढंग से हो पाता है। एक आदमी नहीं कर पाते बाबू, इसलिए थोड़ा बहुत अगर गलती हमसे होता है तो क्षमा कीजिए। ठीक है, लेकिन हाँ विश्वास करिए आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न गलती हम नहीं होने देंगे। जहाँ भी गलती होता है उससे हम सुधार देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन आपका क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए इसका हम थोड़ा बहुत हल्का फल्का आपको क्या करते हैं, आंसर बता देते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, किस बहादुर शीर्षक कहानी छोटा मुँह बड़ी बात कहती है, इस दृष्टि से बहादुर कहानी पर विचार करें। ठीक है, तो देखिए बहादुर अगर आप जब पढ़े होंगे बहादुर बहादुर वाला को अगर कहानी पढ़ेंगे आप बहादुर वाला अगर कहानी पढ़ेंगे तो आप देखिए, अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि बहादुर
नेपाल के रहने वाला एक लड़का था। नेपाल क्या था, नेपाल का एक लड़का था, ठीक है। वो ने उसके घर में एक मम्मी, उसका पापा जो था बॉर्डर में जंग के दौरान मर गया था, ठीक है। उसका बाप जो था, बाप वो बॉर्डर में जंग के दौरान मर गया था, ठीक है। तो उसका माँ उसका पालन पोषण करता था। उसके पास एक भैंस था। तो वो भैंस जो था, भैंस माँ को बहुत ज़्यादा पसंद था, बहुत ज़्यादा माँ को लगाव था भैंस से। एक दिन क्या किया ना, एक दिन बहादुर ने उस भैंसिया को क्या करे, पीट दिया, धर के पीट दिया। बहादुर जब पीट दिया तो उसके माँ भी बहादुर को धर के कूट दिया। तो कूट दिया तो बहादुर गुस्सा आ गया कि हमको मम्मी मारा। क्या हुआ बताइए, कौन कौन गुस्सा गुस्सा कभी नुक जाते होंगे। अगर मम्मी मम्मी आपको अगर बच्चा होंगे मारते उड़ते होंगे तो आप क्या करते थे, गुस्सा से आज हम खाना खाइबे नहीं करेंगे, घर ही नहीं जाएंगे। कौन कौन ऐसा करता था। तो उसी तरह बहादुर ने क्या अपना घर छोड़ के भाग गया। जब घर छोड़ के भाग गया तो वहाँ लेखक, क्या लेखक जो अमरकांत था, अमरकांत, इस कहानी के जो लेखक है अमरकांत, अमरकांत के साला बस स्टैंड पर था। उसने बहादुर को देखा। तो बहादुर ने उससे पूछा कि अंकल मुझे काम चाहिए, काम मिल जाएगा। तो बोलो चलो हाँ काम मिल दिला देंगे। तो वो लेखक के साला क्या करे, बहादुर को अपने जीजा के घर, यानी कि लेखक अमरकांत के घर क्या के लेते आया। तो लेते आया तो वो वहाँ पर रहने लगे अच्छे से। बहादुर को माने भी शुरू में बहुत अच्छा, ठीक है। अंत में क्या किया, बहादुर को एक दिन लेखक के यहाँ उसके रिश्तेदार आए, ठीक है। रिश्तेदार आए, क्या रिश्तेदार आए। तो रिश्तेदार आए तो मछली चावल उगल जितना हुआ खाया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब जाने लगा तो उस पर 1,000 सॉरी 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। तो चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया तो सब उसको डांटे, ठीक है। लेकिन बहादुर असल में 11 रुपये नहीं चोरी किए थे। और रिश्तेदार झूठा आरोप लगा रहे थे, ठीक है। रिश्तेदार क्या कहते, झूठा आरोप लगा रहे थे, ठीक है। तो बहादुर बहुत नाराज़ हो गया, बहुत नाराज़। उसको निर्मला लेखक की पत्नी थोड़ा बहुत पीटा भी, डांटा भी, ठीक है। लेखक भी डांटा। तो उसके बाद दूसरी दिन लेखक के पत्नी ने उसको रोटी बनाने के लिए कहा और बहादुर कुछ कारणवश रोटी नहीं बना पाया। तो लेखक की पत्नी बहुत उसे पीटा, ठीक है। तो वो बहुत रोने लगा, बहुत अंदर से दुखी हो गया। उसके बाद उसका लेखक का बेटा भी उसको पीटा, जिसके कारण वो बहुत दुखी होकर वो एक दिन घर छोड़ कर उससे एक मसाला पीसने में गया, सिलबट्टा गिरी और सिलबट्टा जैसे टूट गया। उसको बहुत डर लगा, सोचा कि अगर हम पैसा नहीं चुराए थे, हमको इतना मारा, रोटी नहीं बनाई, इतना मारा, अब तो सिलवट्टा फूट गया, अब क्या करेगा। वो बहुत डर गया, बहुत बच्चा जो था ना बहादुर बहुत डर गया। तो वो बहुत इतना डर गया कि वो घर छोड़ के ही भाग गया। सोचा अगर नहीं भागेंगे तो ये लोग हमको मार देंगे, सोचिए घर छोड़ के भाग गया। तो वही लेखक यहाँ की छोटी मुँह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बताइए लिख पाइएगा। आप पर एकदम 100% विश्वास है कि आप हम लोग विश्वास नहीं तोड़ेंगे। आपका जो हिंदी का सपना है 95%, तो 95% दिलाने के लिए हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपको पता है हम रात को 2 PM यानी कि 2 बजे रात को हम आपका ये PDF बना के आपको दिए थे। सोचिए 2 बजे रात तक अगर हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आप भी अपना जी जान लगा दीजिए। बस आपके पास जो ये 2 दिन समय है ना, 2 दिन को एकदम एकदम अच्छा एकदम ऐसा पढ़िए ना कि आपसे आगे कोई निकल नहीं पाए, ठीक है। अंत में ही तय करता है आपका रिजल्ट कैसा होगा। शुरू में कौन कितना भागा कोई मतलब नहीं, अगर अंत में आप फीता पार नहीं करते हैं, अंत राउंड में अगर आप सबसे आगे नहीं निकलते हैं तो आपकी जीत नहीं होगी, ठीक है। तो शुरू में कितना मेहनत किए नहीं किए इससे उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर अंत में आप अपना जान जी लगा देते हैं, आप विश्वास मानिए कि आप अपने लक्ष्य तक, अपने ड्रीम तक आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो अभी अपना 100 नहीं 200% दीजिए, 200 नहीं 400% दीजिए, तभी जाकर आपका 400%, 400 प्लस नंबर आएगा, 400 प्लस नंबर आएगा, ठीक है। 400 प्लस नंबर आएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, तो देखिए अगला प्रश्न आप थोड़ा स्पीड हम कर दें क्या, बताइए हैं। चलिए थोड़ा स्पीड पर आते हैं क्योंकि इसमें समय फिर ज़्यादा हो जाएगा। क्या होगा, समय फिर ज़्यादा लगभग 1 घंटा लग जाएगा, नहीं तो आधा घंटा तो बीत गया आपका, और 10 प्रश्न पढ़ना, ठीक है। क्या है कि किस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, इस प्रसंग में लेखक के विचार स्पष्ट करिए। तो पढ़िए उत्तर कि प्रस्तुत पाठ समाजवाद की स्थापना के द्वारा भारत में नए समाज की प्रक्रिया, ये आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसको छोड़ते हैं, इम्पोर्टेंट है 5 नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है, 6 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम तैयार कर लीजिए, इसको तैयार कीजिए, इसको तैयार कीजिए। इसको 6 नंबर क्या है कि परंपरा का मूल्यांकन निबंध का सारांश करते हुए लेखक की स्थापना करें कि स्मरण के रूप में
परंपरा का क्या महत्व है, विचार करें। ठीक है, क्या परंपरा का क्या महत्व है, विचार करें। ठीक है, तो चलिए पढ़िए कि प्रस्तुत पाठ में लेखक परंपरा के महत्व को स्पष्ट करता है। परंपरा किसी भी समाज की पहचान होती है। परंपरा के द्वारा हमें अपने अतीत की जानकारी मिलती है और हमें उससे प्रेरणा मिलती है। ठीक है, बताइए इतना तक लिख पाइएगा। चलिए और आगे देखते हैं, और आगे क्या है, तो और आगे क्या है, चलिए आगे 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 बाबू आ जाए। हाँ आगे आगे चलिए, आगे है कि लेखक का मानना है कि परंपरा का मूल्यांकन करते समय हमें उसके अच्छे और बुरे पक्षों पर विचार करना चाहिए। परंपरा का अर्थ अंधाधुनी क्या धुन धातु अंधाधुन करण नहीं है, अंधाधुन करण नहीं करना है, नहीं करना चाहिए, बल्कि विवेकपूर्ण तरीका से क्या है, विवेकपूर्ण तरीका से उसे अपनाना चाहिए। परंपरा हमें सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत बनाती है। बताइए परंपरा का मूल्यांकन, ये लिख पाइएगा नहीं लिख पाइएगा, बताइए परंपरा का मूल्यांकन वाला लिख पाइएगा नहीं लिख पाइएगा। एकदम 100% लिख के आएंगे सर, 100%, एक भी प्रश्न हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, एक प्रश्न बताइए, मोटिवेट है कि नहीं आप लोग, एकदम मोटिवेट रहिए। ये 2 दिन आपको जो है, 2 दिन ही आपका रिजल्ट को बदल देगा। ये 2 दिन में ही बच्चा कहीं से आगे निकल जाएगा, बहुत बच्चे बहुत से पीछे हो जाएंगे। तो हमको पीछे नहीं होना है, हमको मेहनत करना है एकदम बढ़िया से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। चलिए 7 नंबर था जी, 7 नंबर, हाँ 7 नंबर प्रश्न आपका देखिए, 7 नंबर आपका प्रश्न है। ठीक है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, संक्षिप्त परिचय दे। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, संक्षिप्त क्या करे वर्णना, क्या करे परिचय दे। ठीक है, बिरजू महाराज के गुरु उनके बाबा जी थे। कौन थे, उनके बाबा जी ने कि क्या थे, पिताजी। पिताजी ही ने बिरजू महाराज को क्या करते, नृत्य सिखाए थे। ठीक है, तो वह अच्छे स्वभाव के थे, वो अपने दुख को व्यक्त नहीं करते। बिरजू महाराज के जो पिताजी थे वो अपने दुख को अपने अंदर ही समेट के रखते थे, अंतर्मुखी थी। वो अपना दुख और सुख को ना किसी के साथ कहते थे ना बांटते थे। बहुत ही अंतर्मुखी, बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छा स्वभाव के व्यक्ति थे। ठीक है, उन्हें कला से सदैव प्रेम था। वो बहुत कला को बहुत प्रेम करता था। कला से क्या था, बिरजू महाराज के पिताजी को कला से सदा प्रेम था। ठीक है, जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे उसी समय बाबूजी की मृत्यु होने की। जब बिरजू महाराज कितना थे, 9.5 साल के थे, तो उसी समय बिरजू महाराज के पिताजी का क्या हुआ, मृत्यु हो गई। महाराज को तामी क्या तलीम बाबूजी ने ही दिया। तलीम था महाराज बिरजू महाराज को, तलीम किसने दिया था, तलीम उसके बाबूजी यानी कि पिताजी ही ने दिया। बिरजू महाराज के पिताजी सरल और दयालु स्वभाव के थे। ठीक है, उनकी आदत थी कि अपना दुख और कष्ट को ज़्यादा किसी से ना कहना। कितना भी दुख हो जाए, कितना भी जीवन में कष्ट हो जाए, वो ज़्यादा किसी से नहीं कहते कि हमको ये दिक्कत वो दिक्कत है। ठीक है, बताइए आप लोग भी है कि अगर बुखार भी हो जाए तो आप पूरा गांव में प्रचार देते हैं आज हमको बुखार है बुखार है, तो इस तरह आपको नहीं करना है। ठीक है, अपना दुख सुख को अपने तक ही रखिए, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए दुख सुख आपका माँ बाप छोड़ा कर कोई नहीं बांट सकता। ठीक है, इसलिए अपना दुख सुख ज़्यादा किसी से मत कहिए, न पागल समझने लगेगा लोग आपको। किसी से नहीं करता था। 154 वर्ष की अवस्था में लू लगा जाने का कारण उनकी मृत्यु, लू लग जाने के कारण क्या हो, उसकी मृत्यु हो गई। हम गांव घर में सुनेंगे लूक, हम लोग कहते क्या, लूक कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, देहाती भाषा में लूक कहते हैं। उसी के कारण उसका क्या होगा, मृत्यु हो गई थी। बताइए लिख पाइएगा। 7 नंबर क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए, 17 फरवरी को आपको यह एग्जाम में अगर आ जाए कि बताइए कि क्या 17 फरवरी को अगर ये एग्जाम में आ जाए कि बिरजू महाराज के गुरु कौन था, संक्षिप्त में वर्णन करें, लिख पाइएगा। एकदम 100% आप पर भरोसा है, 100% आप पर भरोसा है। एकदम लिख के एकदम बढ़िया से गर्दा उड़ा के आइएगा। ठीक है, जैसे आप 17 फरवरी के एग्जाम हॉल से बाहर निकलिए एकदम चिल्ला के बोलिएगा हिंदी का पेपर फाड़ दिए सर, फाड़ दिए, एकदम गर्दा उड़ा दिए। ठीक है, उसी तरह से आपको करना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। 8 नंबर आपका प्रश्न क्या था, 8 नंबर आप प्रश्न देखिए। 8 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि हर वर्ष एवेन्यू में कब और कैसे समारोह हुआ करता था। ठीक है, उत्तर दिए। एवेन्यू मध्ययुगीन ईसाई मठ है। यह एक दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, तो एवेन्यू कैसा है, ईसाई मठ है। तो एवेन्यू कहाँ, दक्षिण फ्रांस में, कहाँ एवेन्यू, तो दक्षिण फ्रांस में एवेन्यू है। ठीक है,
अवेन्यू फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र है। अवेन्यू में हर साल क्या लगता था, एक मेला लगता था। अवेन्यू में हर वर्ष क्या लगता था, एक मेला लगता था। अवेन्यू फ्रांस का क्या है, एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। अवेन्यू जो फ्रांस का रहा है क्या रहा, एकदम प्रमुख कला केंद्र रहा है। यहाँ गर्मियों में फ्रांस और यूरोप एक अत्यंत प्रसिद्ध लोकप्रिय रंग समारोह हुआ था। अवेन्यू में प्रतिवर्ष क्या होता था, तो अवेन्यू में जो था प्रतिवर्ष क्या हुआ था, रंग समारोह हुआ करता था। ठीक है, तो अवेन्यू में क्या होता था, तो अवेन्यू में प्रतिवर्ष एक रंग समारोह होता था। रंग समारोह उत्सव मनाया जाता था। ठीक है, तो रोन नदी के क्या है कि रोन नदी के दूसरी ओर एक नई बस्ती है, जहाँ फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनाया था। ठीक है, बाद में वहाँ ला शत्रुज क्या कैथोलिक होगा शायद, हाँ कैथोलिक होगा, कैथोलिक संप्रदाय क्या होगा, कैथोलिक संप्रदाय, यहाँ कैथोलिक हो जाएगा आपका, तो थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक। संप्रदाय का एक ईसाई मठ बनाया, जिसका धार्मिक उपयोग 14वीं शताब्दी में फ्रेंच क्रांति तक होता रहा। ठीक है, बताइए अगर 17 फरवरी के एग्जाम में 17 फरवरी में आपको ये पूछ लिया जाए तो बताइए लिख पाइएगा नहीं लिख पाइएगा। एकदम गर्दा उड़ा करना, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना। अगर प्रश्न ठीक है, सभी प्रश्नों को क्या करना है, एकदम बढ़िया से 100% अपना देना है, एकदम बढ़िया से लिख के आपको आना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। तो 9 नंबर आपके लिए प्रश्न, जो 9 नंबर प्रश्न क्या है, तो 9 नंबर प्रश्न पढ़िए। तो अगला प्रश्न आपका क्या है कि 9 नंबर कि नहाघर की नाली क्षण भर के लिए पूरी भर गई, फिर बिल्कुल खाली हो गई, व्याख्या करें। ठीक है, क्या है कि नहाघर यानी कि आप अगर मछली पढ़े होंगे, मछली कविता, मछली वाले कविता अगर पढ़े होंगे, उसमें विनोद कुमार शुक्ल बताते हैं कि नहाघर की नाली क्षण भर में क्या होते हैं, भर जाती है। क्षण भर में क्या भर जाती है, फिर बिल्कुल खाली भी हो जाती है। इस चीज़ का व्याख्या करने के लिए बोला है। तो देखिए कैसे लिखने, जो आपको सारांश लिखना है ना, व्याख्या और सारांश जो होता है आपको लिखने का, उसका तरीका थोड़ा अलग रहता है, थोड़ा ज़्यादा नहीं बाबू, थोड़ा अलग रहता है। उसका सारांश लिखने का तरीका आपका थोड़ा अलग रहता है। ठीक है, तो पहले लिखिएगा कि प्रस्तुत कविता लिखिएगा, पंक्ति लिखिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा कि प्रस्तुत पंक्ति विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखी गई कहानी मछली का पाठ से लिया गया है। यह कहानी मनोवैज्ञानिक का क्या है, सहारा लेकर परिवार की कहानी उपस्थित करती है। नहाघर से मछलियों की गंध आ रही थी, बाल्टी खाली 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 थी। फिर बाल्टी को उलट दिया तो नहाए घर की नाली क्षण भर को क्या होगा, क्षण भर को पूरी भर गई, फिर बिल्कुल खाली हो गई। पूरे घर में मछलियों की जैसी गंध पूरे घर में मछली जैसे गंध देने लगे। ठीक है, बच्चे मछली पालना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो बच्चे थे यानी कि क्या था पढ़ेंगे, क्या था बच्चा का नाम था कंतु नहीं था, क्या था, अरे यार क्या ना बोल रहे हैं। ठीक है, उसके जो बच्चे थे क्या था, विनोद कुमार शुक्ल और एक उसका भाई का नाम भूल भी गया यार। ठीक है, तो वो दोनों मछली पालना चाहते थे, क्या कहते मछली पालना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दीदी सिर से रिसने लगी। दीदी जो था, उसका दीदी बहुत गुस्सा हो गया, और उसका पापा, ठीक है, उसका पापा बोला नहीं मछली तछली कोई नहीं पालेगा। ठीक है, हम मछली बनाने के लिए लाए हैं कि पालने के लिए, तो मछली उसको नहीं पालने दे। फिर भी जो था क्या एक कहते एक मछली लेकर वो भाग के कुआं में डाल दिया। ठीक है, तो बच्चे निराश होने लगे। बच्चे क्या होने, दोनों भाई क्या निराश होने लगे। बच्चे के सपने बिखर गए, घर महकने लगा था। घर क्या होता है, पूरे घर एकदम मछली महकने लगा था। बताइए लिख पाइएगा नहीं लिख पाइएगा, हो जाएगा, बताइए। 9 नंबर क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ लाया जाए 17 फरवरी को, बताइए कि नए घर की नाली क्षण भर के लिए पूरी भर गई, फिर बिल्कुल खाली हो गई, व्याख्या करें। तो व्याख्या करने का समझिए, व्याख्या करने का जो आपका थोड़ा इसका जो थोड़ा फॉर्मेट रहता है, थोड़ा बहुत अलग रहता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा। तो थोड़ा एकदम बढ़िया से इस तरह से लिखिएगा, प्रस्तुत कविता या प्रस्तुत पंक्ति इसके फलना चिल्ला के लेखक के है, इसके द्वारा लिखा गया है, ये फलना पाठ से लिया गया है। जो भी पाठ का पंक्ति है वो आपको लिखना है, तभी जाकर आपका 5 नंबर, जो आपका 5 नंबर है प्रॉपर 5 अंक मिलेगा। ठीक है, 5 अंक प्रॉपर मिलेगा। ठीक है, हिंदी में अगर सबसे ज़्यादा अगर बच्चा का कहीं डर है, तो डर है ऊपर कहीं दीर्घ में। देखिए आपका लॉन्ग में तो नंबर नहीं उतना काटते, तो लॉन्ग 2 नंबर का रहता है। अगर अच्छा से लिखेंगे तो 2 में 2 देगा, और थोड़ा बहुत दिक्कत होगा तो 1.5 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ज़्यादा दिक्कत होता है दीर्घ में आपका नंबर बहुत काट लेता है। अगर 5 नंबर का है, अगर आप अच्छा से भी लिखता है तो 3 ही नंबर देगा आपको।
4 ही नंबर देगा। इसलिए अच्छा से एकदम हेड राइटिंग को सुंदर रखिए। हिंदी में आपका सबसे ज़्यादा मायने रखता है, तो हिंदी में अगर सबसे ज़्यादा मायने रखा है तो आपका हैंड राइटिंग रखता है। आपके लिखावट से ही आपके कॉपी को जज किया जाता है, ठीक है। तो आपका लिखावट, जो आपका लिखावट एकदम शुद्ध शुद्ध सुंदर रखिए, तभी जाकर आपका हिंदी में 95+ नंबर आएगा, 95+, ठीक है। तो चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। 10 नंबर आपका प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2026 में इसका आने का बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांस है इसका 2026 में आने का। ये प्रश्न हो सकता है 2026 में आपको आएगा ही आएगा, हमको विश्वास ही लगता है आने वाला। तो देखिए क्या, बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय पहले पाठ से आधार पर दे। यानी कि बिस्मिल्लाह खां का परिचय देने के लिए बोल रहा है आपको, पाठ के आधार पर, किस पाठ के आधार पर बिस्मिल्लाह खां का परिचय देने के लिए कह रहा है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर क्या है कि बिस्मिल्लाह खां शहनाई के विश्व विख्यात क्या थे, विश्व विख्यात, यानी कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई के लिए क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। भारत रत्न सोच लीजिए, भारत रत्न पूरे गिने चुने आदमी को ही मिले हैं पूरे भारत में। तो बिस्मिल्लाह का क्या मिल चुका था, भारत रत्न मिल चुका था शहनाई बजाने के लिए। सोच लीजिए कितना बड़ा था वो, ठीक है। क्या, तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई के विश्व विख्यात, यानी कि पूरे दुनिया में प्रसिद्ध था बिस्मिल्लाह खां, विश्व विख्यात कलाकार थे। शहनाई और शहनाई वादक उनका जीवन था। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, यानी कि अगर कहीं भी बिस्मिल्लाह खां वो अगर नाम उच्चार रहा है, नाम बोल रहा है, वो बिस्मिल्लाह खां का नाम नहीं, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई बोल रहा है। क्या बोल रहा है, बिस्मिल्लाह खां के शहनाई बोल रहा है। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाय हाय से आशाई इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां जी फूंक और शहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमारे सिर तक चढ़ने। जब बिस्मिल्लाह खां शहनाई को बजाते थे तो सुनने वाले की कानों तक नहीं, आवाज़ दिलों तक पहुंचते थे। दिलों तक ही नहीं, दिमाग को झकझोर के रख देते थे। इतना अच्छा शहनाई बजाते थे, इतना अच्छा बजाए थे। अगर आप उसके शहनाई को एक बार सुन लेंगे, आप लगेंगे दिन भर सारे काम धाम को छोड़कर हम इसके शहनाई ही सुनते थे। सोच लीजिए, बिस्मिल्लाह खां जब शहनाई बजाते तो कानों तक ये आवाज़ नहीं रखते थे, वो आपके दिलों तक आवाज़ को उतार देते थे। सोच लीजिए। तो आगे है कि जादुई आवाज़ असर हमारे सिर तक चढ़ जाता है। उनके शहनाई की मंगल ध्वनि में सरगम भर उठता था। यानी जब शहनाई बजाते तो पूरा मोहल्ला सरगम, एकदम पूरा मोहल्ला झूम उठते थे। एक कलाकार क्या है कि एक कलाकार देखिए क्या है, देखिए एक कलाकार के रूप में उन्हें भारत रत्न से लेकर देश के ढेरों भी क्या है विश्वविद्यालयों की मानक उपलब्धियों से अलंकृत किया गया। यानी बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न मिला था। भारत में लगभग 22 से 25 आदमी को ही भारत रत्न मिला है। सोच लीजिए, उसको एकदम पूरा बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया था। अपनी अतुल संगीत प्रतिभा के लिए बिस्मिल्लाह खां भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। लेकिन बिस्मिल्लाह खां हरदम संगीत का क्या रहेगा, संगीत का नायक। बताइए बिस्मिल्लाह खां कहाँ का रहने वाला है, तो बिस्मिल्लाह खां बिहार के रहने वाले थे, बिहार के डुमराव का रहने वाला था। सोच लीजिए, बिहार का डुमराव के रहने वाला था। ऑब्जेक्टिव में यह प्रश्न आपका आ सकता है, ठीक है। बताइए ये प्रश्न लिख दीजिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम बढ़िया से इस प्रश्न को तैयार करिएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय पहले पाठ के आधार पर दे। बताइए लिख पाइएगा, बताइए अपना 100% एकदम दीजिएगा, 100%, ठीक है। तो चले अगला प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या था, अगला प्रश्न ये, या लटकी अरु कमरिया नहीं, ये आपका उतना महत्वपूर्ण नहीं है। 11 नंबर आपका क्या है, महत्वपूर्ण नहीं, इसलिए हम इसको स्किप करते हैं, इसलिए आपका स्किप करते हैं, ठीक है। जो हमको लगेगा कि ये प्रश्न आ जाए वो हम आपको बस चुन चुन के पढ़ा देंगे, ठीक है। चुन चुन के एकदम बढ़िया। क्या है रसखानी, हाँ ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िए, ठीक है। कि रसखानी कहे इन अकिया सो ब्रज के भगवान तगरा निहोर, ठीक है। तो आपका इसकी यहाँ तक है, ठीक है। तो क्या है, कोटिक कोटिक रो कलथोत के धाम किरल के कुंजन ऊपर बारो, ठीक है। किरल के कुंजन ऊपर बारो जी। देखिए क्या कहा है, रसखाने कहे इन अखिया सो ब्रज के भगवान तंग त्राग निहारो कोटिक रो कल थोत के धाम करिल के कुंज पर बारो, ठीक है। कुंज ऊपर बारो, ठीक है। तो क्या ये आपका सारांश, ये बोला सारांश, इसका क्या आपको सारांश लिखना है। कैसे लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति, क्या है, प्रस्तुत पंक्ति कविता प्रेम ऐनी श्री राधिका नामक कविता से लिया गया है।
इस कविता के कवि रसखान जी है। कौन है? रसखान जी। रसखान संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि थे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का कहना है कि जब मेरी आंखों ने ब्रज के वन बाग और तालाब को देखा है तब से मैं करोड़ों सोने चांदी के महलों को छोड़कर करील के कुंज पर निछावर हो गया हूँ। ठीक है। जब रसखान जी पहली बार वृंदावन गए, ठीक है, वृंदावन गए। पहली बार जब रसखान की आंख ने ब्रज के वन को देखा, बाग को देखा और तालाब को देखा, तब से करोड़ों हीरे मोती के सोने के महल को भी वो छोड़कर क्या करे? करील के कुंज पर निछावर हो गए। नहीं, भगवान श्री कृष्ण पर निछावर हो गए। बताइए, हो जाएगा? लिख पाइएगा या नहीं लिख पाइएगा? एकदम 100% आप एकदम लिख के आएंगे। मुझको भरोसा है आप पर। आप बहुत ही मेहनती हो, एकदम मेरे प्यारे प्यारे छोटे भाई बहन है। ठीक है, एकदम बढ़िया से मेहनत करिए, बहुत बढ़िया से एकदम एग्जाम आपको देना है। ठीक है, आपके लिए आपका भाई, आपका दोस्त, आपका गुरु, जो भी बोलिए, जिस रूप में भी स्वीकार कीजिए, हर रूप में हम उपस्थित हैं। ठीक है, तो आपके लिए दिन रात एक कर रहे हैं, दिन रात। ठीक है, आपके लिए दिन रात एक कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, हम अभी 12th में 27 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। 27 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। हमारा क्लास भी चालू हो चुका है, फिर भी हम अपना ना पढ़ के आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि कैसे भी हमारे भाई 10th, जितने भी हमारे 10th में हमसे जुड़े हैं हमारे भाई, हम पर विश्वास किए, उसका विश्वास न टूटे, उसको अपने मंजिल तक पहुँचाने के लिए जितना हम कर सकते उतना कर रहे हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया से मेहनत कीजिएगा, अच्छा से एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है, चलिए, कि रूठी विदेशी वस्तु नर, क्या बहुत एकदम 2026 में हम कहते हैं 100%, हम 100% नहीं बोल सकते, 90% जरूर बोलेंगे कि 90% इसका चांस है ये प्रश्न आ जाए। 90% इसका चांस कि ये प्रश्न आपका आ जाए। 17 फरवरी को ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, प्रश्न क्या है कि रूठे विदेशी वस्तु नर, गीत ते गीत लगात, भारतीय कुछ ना अब भारत में दर्शात। इसका पंक्ति का अर्थ क्या है? इसके अर्थ लिखिए। ठीक है, तो कहते हैं कि रूठे विदेशी वस्तु नर, यानी विदेशी वस्तु इस तरह भारत में छा गए हैं। गीत से गीत लकात, भारतीयता कुछ अब भारत में दर्शात। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर क्या है कि प्रस्तुत पंक्ति स्वदेशी नामक कविता पाठ से लिया गया है। इस कविता के कवि प्रेमघन होगा या प्रेममन नहीं, प्रेमघन होगा, प्रेमघन है। प्रेमघन भारतीय तेंदु युग के एक महत्वपूर्ण कवि थे। प्रस्तुत कविता स्वदेशी प्रेमघन होगा, प्रेमघन स्वदेशी प्रेमघन द्वारा लिखित रचनाएं। प्रेमघन स्वरस प्रेमघन होगा बाबू, घन क्या करे, थोड़ा बहुत दिक्कत। प्रेमघन स्वरस से संकलित इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि क्या कहना चाहता है? आज के समय में सभी हाट और बाजार विदेशी वस्तु से क्या हुआ? भर गया है। अगर आप अभी कहीं निकलते हैं, अगर आप देखिए, अगर आप बाजार जाएँ, निकलिए बाजार, घर से बाजार में देखिएगा, हाट में देखिएगा, विदेशी वस्तु भरा पड़ा है। विदेशी वस्तु क्या है? भरा पड़ा है। वही कहते हैं कि आज के समय में सभी हाट और बाजार विदेशी वस्तु से भर पड़े हैं। लोगों के रहन सहन और चाल ढाल भी एकदम विदेशी जैसे हो गए हैं। कवि को भारत में अब कुछ भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो भारत में अब क्या भारतीयता नहीं बची। आपका चाल, आपका रहन सहन क्या हो गया? सभी विदेशी की तरह बन गए। अभी हम बहुत सारे विदेशी चीज़ों को उपयोग करते हैं, बहुत सारे की 90 अपने जीवन का 80 से 90% चीज़ विदेशी वस्तु का ही उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? 80 से 90% चीज़ विदेशी वस्तु का ही उपयोग करते हैं। खाना भी हम 60 से 70% हम विदेशी खाना ही खाते हैं। ठीक है, हमारा रहन सहन भी 60 से 70-75% हमारा रहन सहन भी क्या है? विदेशी की तरह। ठीक है, बताइए, ये लिख दीजिएगा। हाँ, हम 100% अपना दीजिएगा। सब बढ़िया से सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपका आने का बहुत ज़्यादा चांस है 2026 में, इसका आने का क्या बहुत बड़ा चांस है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रश्न का बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो चलिए अगला आपका 14 नंबर प्रश्न है। ऐसे तो हम आपको ये PDF आपका व्हाट्सएप ग्रुप पर या टेलीग्राम पर हम आपको दे देंगे। टेलीग्राम, अगर व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़ना चाहते कोई दिक्कत नहीं, टेलीग्राम पर जुड़िए। ठीक है, देखिए टेलीग्राम पर जुड़िए। बहुत सारे बच्चों को डर रहता है, खासकर हमारे बहन लड़कियों सबको डर रहता है कि भैया हमारा ये नंबर इधर उधर हो जाता है,
हमें कोई फ़ोन करके तंग करता है, ठीक है। इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़िए, कोई दिक्कत है आपको। व्हाट्सएप आप टेलीग्राम करके एक ऐप आता है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम हमारे ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पर हम फ्री PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर भी दे देते हैं, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, भारत माता ग्राम वासिनी खेतों में फैला है, श्याम धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। इसका अर्थ लिखिए। अर्थ, इसका अर्थ क्या है बताइए, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा। तो लिखा है भारत माता ग्राम वासिनी खेतों में फैला है। क्या है, भारत माता जो क्या ग्राम वासिनी बनकर खेतों में क्या हुआ, फैला है। श्यामला यानी कि पूरा, श्यामला यानी कि मैला सा, धूल भरा आंचल हो गया यानी कि भारत माता का जो आंचल है, मैला यानी कि गंदा हो चुका है, धूल से भर गया है। गंगा यमुना में आंसू आंसू जल की तरह बह रहा है, आंसू क्या रहा है, जल की तरह बह रहा है। मिट्टी की प्रतिमा उदासीन हो चुकी है यानी माता भारत माता मिट्टी की प्रतिमा बन के उदासीनी सी हो गई है, ठीक है। चलिए पढ़ते उत्तर, देखो उत्तर है, प्रस्तुत कविता प्रस्तुत पंक्तियां कविता भारत माता नामक कविता से ली गई है। इस कविता के कवि सुमित्रानंद पंत जी है। पंत जी प्राकृतिक और सौंदर्य कवि थे। इन प्राकृतिक माध्यमों से क्या करते हैं, इस प्राकृतिक माध्यमों से कवि भारत माता क्या, कवि भारत माता ग्राम वासिनी की दशा का चरित्र प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, यानी कि भारत का जो आत्मा है गांव में क्या करता है, निवास करता है। जहाँ खेत सदा हरे भरे रहते हैं, किंतु यहाँ के निवासी शोषण की चक्की में पीसकर नजर नहीं आते हैं। गंगा यमुना के जल उनकी आंसू के प्रतीक है। भारत माता केवल मिट्टी की एक प्रतिमा बनकर रह गई है। बताइए, लिख दीजिएगा, एकदम लिख दीजिएगा, तब दिल बना के भेजिए। देखिए दिल हम दिल बनाना सीख गए जी। हाँ, आपके लिए दिल बनाना भी सीख लीजिए, सोचिए। चलिए अगला 15 नंबर आपका बहुत ज़्यादा प्रश्न, एकदम बढ़िया। देखिए ये आप 10 से लेकर 15 नंबर का प्रश्न बहुत अच्छा से, बहुत 15 नहीं 16 नंबर प्रश्न आप बहुत अच्छा से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यही 6 प्रश्न में से हम कहते हैं आपका एक प्रश्न आपका आएगा ही आएगा, 2 प्रश्न आएगा, जी हाँ 2 प्रश्न आएगा, 2 प्रश्न, एक आपका फर्स्ट में आएगा पाली में, एक सेकेंड पाली में, ठीक है। तो 2 प्रश्न आपका यहाँ से आएंगे, तो सभी प्रश्नों को अच्छा से तैयार कर लीजिएगा। आप पहले से भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, तो अगर नहीं भी पढ़े, आपके पास अभी 2 दिन है, यानी कि आपके पास टोटल कितना है, 2 दिन की 3 दिन, यानी कि टोटल आपके पास 72 घंटा इनफ है। 72 घंटा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए 72 घंटा एकदम बढ़िया से इसका यूटिलाइज करिए। 72 घंटा में आपका रिजल्ट तय होगा, तो हिंदी में आप कितना नंबर ला सकते हैं, ठीक है। चलिए 15 नंबर, स्वर्ण रसीम पद पद लत लोटी, धरती साशील, मन कुंडित कंदन कंपित, उधर मौन स्मित राहु, ग्रस्तित सदा हसनी, शरद हसनी, ठीक है। तो कहते हैं स्वर्ण रसीम पद पद लट, पद पद तल लोटी, धरती साशील, मन कुंडित कंदन कमिप्त, उदर मौन स्मित राहु, ग्रस्तित सदर हसी हाशनी, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखिए, आंसर आपका क्या है, आंसर की प्रस्तुत कविता भारत माता नामक कविता से लिया गया है। इस कविता के कवि सुमित्रानंद पंत जी है। प्राकृतिक और सौंदर्य के प्रेमी कवि थे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि पंत जी कहना चाहते हैं कि भारत किसानों द्वारा उपजाए हुए सोने जैसे फसल को, भारत के जो किसान हैं वो सोने के जैसे उपजाए फसल को अंग्रेज के द्वारा अंग्रेज जो क्या थे, पैरों के द्वारा कुचल दिए थे, एकदम पैरों के द्वारा कुचल। जैसे आपका धान चावल, जैसे धान हो गया, गेहूँ हो गया, इस खेती फसलों को उगाए थे भारत के किसान बहुत मेहनत से। अंग्रेज उसे क्या किया, अपने पैरों के तले कुचल दिया, ठीक है। किसान धरती माता की तरह सहनशील बनकर चुपचाप देख रहे हैं। सोचिए धरती माता कितना सहनशील, उस पर समस्त ब्रह्मांड, समस्त विश्व, समस्त दुनिया का भार है, फिर भी सोचिए आपसे कुछ नहीं मांगता है, एक तिल भी आपसे नहीं मांगता है, नहीं आप उसका आभार व्यक्त करते। हे माँ धरती, आप समस्त जीवन, पूरा आप हमारे जीवन को अपने ऊपर
सोच के रखे, उसके लिए धन्यवाद। एक तल भी आपका आवाज़ नहीं निकलता है, सोच लीजिए, एक तल भी नहीं। इसलिए हमारे प्राकृतिक यूनिवर्स को आप धन्यवाद कहिए। हे भगवान सूर्य, हे हरे पेड़ पौधे, हे पर्वत, हे नदियाँ, हे माँ धरती, हे जल, हे वायु, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे जीवन को इस तरह रंगीन बनाए। अगर सोचिए, नदियाँ ना होती, पर्वत ना होता, पैर ना होता, वायु नहीं होती, क्या ये जीवन संभव होता? आप संभव होते नहीं। लेकिन इस सब का हम आभार व्यक्त कीजिए, इसका शुक्रगुजार कीजिए कि समस्त प्राकृतिक यूनिवर्स आप हमें इतना रंगीन जीवन दिए, इसके लिए धन्यवाद। ठीक है, जितना हो सके प्राकृतिक के लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। ठीक है, नदियों को स्वच्छ रखिए, अपने आसपास के वातावरण को सुंदर स्वच्छ रखने का बहुत कोशिश कीजिए। ठीक, चलिए समझ गए। ये प्रश्न आपको क्या बताइए, लिख दीजिएगा, है एकदम अच्छा से लिख दीजिएगा। चलिए लास्ट प्रश्न आपका 16 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छा से याद कीजिएगा इस सभी प्रश्नों को। कि एक दिन सहसा सूरज निकला और दीक्षित पर नहीं, यानी कि सूरज तो निकला पर आसमान में नहीं। सोच लीजिए कितना बड़ा बात है कि एक दिन सुबह सूरज तो निकलता है, क्या एक दिन सूरज तो निकलता है, सूरज आसमान में नहीं निकलता है, तो सर कहाँ निकलेगा सूरज? सूरज धरती के अंदर से निकलता है सर, ये कैसे हो सकता है? आगे पढ़िए जी। नगर के चौक पर धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं मिट्टी से, यानी कि नगर पर धूप तो हुआ पर वो धूप आसमान से नहीं आया था, अंतरिक्ष से नहीं आया था, वो कहाँ से आया था? वो मिट्टी से आया था। इसी का हम क्या करना, अर्थ लिखना है। तो देखिए क्या है, लिखेंगे अर्थ, क्या लिखेंगे अर्थ, देखिए अर्थ लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता, क्या है, प्रस्तुत कविता हिरोशिमा नामक कविता से लिया गया। ये प्रश्न आपका 2026 में हम कहते हैं 100% नहीं, 1% छोड़ के लिए 99% ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा, देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। मेरा इतना विश्वास है अपने ऊपर, 2 साल का एक्सपीरियंस, हमें एक्सपीरियंस से आपको बोल रहे हैं कि ये प्रश्न आपका 2026 में, आपके 26 में मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ हम आपको बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए प्रस्तुत पंक्ति हिरोशिमा नामक कविता से लिया गया है। इस कविता के कवि अज्ञ अपने एक जी हिंदी आधुनिक साहित्य में प्रयोगवाद के प्रमुख कवि थे। यह कविता आधुनिक सभ्यता की क्रूरता मानवता की विभीषिका का चित्रण करने वाली है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि, क्या कहते हैं, एक दिन सबने प्रकाश दिखाई पड़ा। एक दिन सबको क्या हुआ? प्रकाश दिखाई पड़ा। यह प्रकाश दीक्षित से निकलते सूरज का नहीं, यानी कि प्रकाश आने वाले आसमान का नहीं, आसमान से आने वाले सूरज का नहीं, बल्कि शहर के मध्यम में अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम का था। ठीक है, जब जापान में परमाणु बम गिराया गया तो एकदम पूरा शहर, पूरा राज्य एकदम धुंधले आग में, कोयले में झुलस के रह गया। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ेंगे क्या कि ये अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम का था। लोग क्या कि लोग आगे देखिए, अगर क्या, लोग गर्मी से जलने लगे। क्या हो? लोग गर्मी से जलने लगा। यह धूप की गर्मी से नहीं, यह गर्मी बम के विस्फोट से उत्सर्जित किरणों की थी। यानी कि गर्मी लोग को धूप की गर्मी नहीं लग रही थी, जो बम फटा उसी का गर्मी था। ठीक है, गर्मी फटी धरती की, यानी कि धरती को फाड़ कर ये बम बाहर निकला। बताइए, लिख पाइएगा? अगर आपसे पूछ लिया जाए, बाबू बताइए, एक दिन सहरसा सूरज निकला और दीक्षित पर नहीं, नगर के चौक धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। तो इसका अर्थ अगर आपसे बोले कि लिखिए, इसका अर्थ लिखिए, तो लिख पाइएगा? एकदम बढ़िया से प्रश्नों को तैयार करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम लिख के आइएगा। ठीक है, चलिए अपना 100% दीजिए, 100% दीजिए, एकदम बढ़िया से आप लोग तैयारी करिए। ठीक है, तो चलिए
अब हम शाम को क्या करते हैं, शाम को मिलते हैं। शाम को कितना बजे, शाम को हम कितना 6:30 बजे, शाम को आपका 6:30 PM में, 6:30 PM में आपका हम साइंस का दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के लिए लेके आ रहे हैं। तो एकदम बढ़िया से आप लोग चढ़िए, खाइए पिए, रिवीजन करिए, फिर शाम को हम 6:30 बजे मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद। क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा और सभी प्रश्नों का अच्छा से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अब शाम को 6:30 बजे।